सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी का उज्ज्वल संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन है, स्वागत है। जिस क्लास का आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था उसी क्लास को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस क्लास से पहले जैसा कि हमने पढ़ लिया था विसर्ग संधि। हाँ, एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू चल रहा था संधि का, वो संधि का टॉपिक ही आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बताना चाहूँगा कि आज का टॉपिक है विसर्ग संधि। टॉपिक का नाम क्या है? विसर्ग संधि। टॉपिक का नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का पहला भाग हमने कंप्लीट कर लिया था, सत्व संधि। कौन संधि थी? सत्व संधि। सत्व संधि के बाद में दूसरा भाग है उत्व संधि। हाँ, एक बात आपको बताना मैं भूल गया था कि क्लास को देखते समय आप अपने साथ में पेन नोटबुक लेकर के अवश्य बैठें, ताकि जो कठिन वर्ड है, कठिन शब्द हैं या जो नियम है, उदाहरण है, उनको आप साथ के साथ लिखते जाएं। बाद में आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको अच्छे से ये नियम समझ में आए। हाँ, बात कर रहे थे हम, जैसा कि स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का एक भाग है, पहला भाग हमने कंप्लीट कर लिया था सत्व संधि, और उसी का विसर्ग संधि का ही दूसरा भाग है उत्व संधि। सबसे पहले बात करते हैं विसर्ग संधि कहते किसे हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। विसर्ग संधि का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ विसर्ग संधि की परिभाषा आपको इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने लिखवा दी है। वहाँ उस वीडियो पर जाकर के आप देख सकते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि का मैं छोटा सा एक रूप बताना चाहूँगा कि विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है। किसके स्थान पर परिवर्तन होता है? विसर्ग के स्थान पर। विसर्ग संधि में यदा विसर्गस्य स्थाने कोऽपि परिवर्तनम भवति तदा विसर्ग संधि भवति। यानी जब विसर्ग के स्थान पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। इससे पहले हमने सत्व संधि पढ़ी। सत्व संधि, सत्व संधि में नाम से ही पता लग रहा है कि मालूम जानकारी मिलती है कि सत्व यानी विसर्ग के किसी बदल रहे हैं हम सत्व में, यानी सत्व संधि में हमने विसर्ग को स में बदला था, और यहाँ उत्व संधि में विसर्ग को ऊ में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? ऊ में। संधि, जिस संधि में जो काम हो रहा है उसी संधि के नाम से उसका नामकरण किया गया है। तो यहाँ देखिए आप, उत्व संधि। कौन संधि है? उत्व संधि। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ विसर्ग संधि होगी, विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होगा। बस शर्त इतनी से याद रखनी है आपको कि विसर्ग के बाद में अलग अलग शब्द आएंगे, अलग अलग वर्ण आएंगे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको विसर्ग को चेंज करना है, बदलना है। तो नियम की बात कर लेते हैं। उत्व संधि, यदि पद के अंत में अकारांत विसर्ग आए, क्या कह रहा है? पद का अंत का मतलब है प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह से पहले होगा ये पहला पद के अंत का मतलब है पहले पद के अंत में, और उसके बाद का मतलब है दूसरे पद के शुरू में। तो यहाँ क्या कह रहा है नियम? यदि पद के अंत में अकारांत विसर्ग आए और उसके बाद में ऋस्व आकार आए, यानी पहले पद के अंत में क्या होगा? ए हो, और ए के अंत में क्या हो? विसर्ग हो। जैसे ये वाला होगा, ये ए होगा और ये विसर्ग होगा। उसके बाद में क्या आना चाहिए? ऋस्व आकार आए। ऋस्व का मतलब ये ए, आ नहीं आना चाहिए। यानी पद के अंत में स्थिति ये वाली बनेगी, पद के अंत में अह और उसके बाद में अ। ऐसी स्थिति जहाँ बनती है, यानी पहले पद के अंत में अह आएगा और दूसरे पद के प्रारंभ में यानी पहले ए आएगा, तो वहाँ आपको जो ये विसर्ग है, विसर्ग को किसमें बदल देंगे? ऊ में बदल देंगे। किससे बदल देंगे? ऊ में बदल देंगे। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। वहाँ सत्व संधि में क्या था कि विसर्ग के स्थान पर स हो रहा था, इसलिए उसका नामकरण क्या हुआ? सत्व संधि। यहाँ विसर्ग को ऊ में बदल रहे हैं, तो यहाँ रूप बनेगा
संधि का नाम होगा उत्तु संधि। संधि पढ़ रहे हैं हम उत्तु संधि, विसर्ग का ही भेद है, दूसरा भेद उत्तु संधि। उत्तु संधि का नियम आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार दोबारा से देख लीजिएगा कि उत्तु संधि होगी कहाँ, यानी पहले पद के अंत में अह आएगा, यानी ए के बाद में अकारांत विसर्ग होगा और उसके बाद में ए आएगा, तो आपको इस विसर्ग के स्थान पर ऊ कर देना है। तो रूप बनेगा ए और ऊ, ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे ओ। और जो आगे जो ये वाला ए है, इस ए को हम बदल देंगे अवग्रह में। किसे बदल देंगे? अवग्रही। एस वाला चिन्ह है, इसको बोलते हैं अवग्रह। क्या बोलते हैं? अवग्रह। तो ओ बन जाएगा, ये वाला रूप बनेगा आपका रूप बनेगा ओहो। फिर से देखिए, यदि पद के अंत में अकारांत विसर्ग आए, और उसके बाद में ऋस्व आकार आए, पद के अंत में अह आ रहा है, उसके बाद में ए आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ होकर बाद वाले आकार के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। क्या होता है? अवग्रह हो जाता है। देखिए आगे, ए धन अह, आपके सामने रूप लिखा हुआ है ए धन अह। देखो, पहले पद के अंत में ये ए आएगा और उसके बाद में विसर्ग होगा, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या होगा? ए होगा, और इस विसर्ग के स्थान पर तो ऊ होगा, तो फिर यहाँ गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि हो रही है यहाँ पर, गुण संधि। जैसे ये ए है, ए के बाद जो विसर्ग है, ये वाला विसर्ग को बदल दिया ऊ में, तो ए और ऊ मिलकर के बन गया ओ, और आगे जो ए है, जो दूसरे पद में जो ए है, वो उसके स्थान पर कर देंगे हम अवग्रह, और रूप बन जाएगा ओ। क्या रूप बन जाएगा? ओ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। नियम यदि समझ में आ गया तो उदाहरण करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, कैदन अपि। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले पद के अंत में क्या देखना है? विसर्ग, और विसर्ग से पहले क्या होगा? ए होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? क में ए के बाद में विसर्ग ए, कह बन रहा है, और आगे अपि, यानी पहले पद के अंत में आकार के बाद में ए के बाद में विसर्ग, और विसर्ग के बाद में ऐसी स्थिति जहाँ होगी वहाँ आपको विसर्ग को बदल देना है ऊ में, अर्थात वहाँ आपको ओ की मात्रा लगा देनी है पहले वाले अक्षर पर, और ए को बदल देना है अवग्रह में। जैसे आपके पास में ये रूप दे रखा है क धन अपि, तो यहाँ पर जो ये विसर्ग है, अकारांत विसर्ग है, उसके स्थान पर ऊ का मतलब यहाँ पर ओ, यानी कै के ऊपर आपको ओ की मात्रा लगा देनी है, और आगे जो ए है उसको अवग्रह में बदल देना है और पी लिख देना है। रूप बन जाएगा कोअपि। क्या रूप बन जाएगा? कोअपि। और यहाँ संधि का नाम आपको करना है उत्तु संधि। परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएगा, कह धन अपि देगा और आपसे कहेगा कि संधि करते हुए संधि का नाम भी लिखिए, यानी अधोलिखित पदानाम संधिम कृत्वा, अधोलिखित पदेषु संधिम कृत्वा तस्य नामपि लिखत, यानी निम्नलिखित पदों में संधि करते हुए संधि का नाम भी लिखिए। तो आपको रूप बनाना है कोअपि और संधि का नाम लिखना है उत्तु संधि। ये बात समझ में आ गई होगी। अगला एग्जाम्पल, रामय धन, राम है और आगे अवदत्त है। देखो यहाँ रामय में अकारांत विसर्ग है, राम में ए के बाद में विसर्ग, और फिर आगे ए, ये वाला ए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा? ओ। विसर्ग के स्थान पर ओ लगा दिया, यानी रामो, मैं के ऊपर ओ की मात्रा लगा दी, और जो आगे वाला ए है अवदत्त का ए, उसको बदल दिया हमने अवग्रह में, और रूप बन गया रामो अवदत्त। इसी प्रकार से अगला रूप है आपके सामने रामः धनानयम। रामः में अकारांत विसर्ग है और आगे ए है, तो राम ऊपर वाले सेम ऊपर वाले की तरह ही है, विसर्ग के स्थान पर ओ कर देना है और ए को अवग्रह में बदल देना है। रूप बन जाएगा रामोयम, रामोयम। ये अवग्रह का चिन्ह देखते हुए आपको समझ जाना है कि यहाँ पर उत्तु संधि हुई है। यदि परीक्षा में रूप पूछ लेता है कि कोअपि का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए, तो कह धन अपि। रामो अवदत्त का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए, तो रामः धन अवदत्त, यानी इस अवग्रह को बदल देना है आपको अवग्रह
को ए में बदलना है, संधि विच्छेद करते समय ए में बदल देंगे और ओ के स्थान पर विसर्ग कर देंगे, राम धन अवदत। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखते हैं, शह धन अपवाद है, शह धन अपवाद है, शह अकारांत विसर्ग है और आगे क्या है शह, शह में ये वाला रूप है बनेगा यहाँ पर, शह में क्या है ये है, शह को बाहर निकलने के लिए तो ए और आगे क्या है ए, तो ये इसके स्थान पर हो जाएगा ओ, सो बन जाएगा और इसको इस ए को बदल देंगे अवग्रह में, रूप बन जाएगा सो अपवाद है। इसी प्रकार से आगे कह धन अयम, कह धन अयम, कह धन अयम, कह धन अयम में देखिए कह में अकारांत विसर्ग और आगे ए, विसर्ग को बदला ओ में और दूसरे वाले ए को बदल दिया अवग्रह में, रूप बन गया को अयम। देवह धन, देवह धन अर्च है, देवह में देखिए आप, देवह में क्या है विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ए है तो विसर्ग को बदल देंगे ओ में, देवो अर्च रूप बन जाएगा। आगे देखिए रामय धन अस्ति, पहले पद के अंत में अकारांत विसर्ग है और दूसरे पद के प्रारंभ में ए है तो विसर्ग को बदलेंगे ओ में तो रूप बनेगा रामो, और जो दूसरा वाला ए है उसको बदल देंगे अवग्रह में, रूप बन जाएगा रामो अस्ति। देवधन अर्चय, देवधन अर्चय, देव में देखो पहले पद में अकारांत विसर्ग यानी वह में ए के बाद में विसर्ग और उसके बाद में फिर से ए आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर उत्तु संधि हो रही है। उत्तु संधि में क्या करते हैं विसर्ग को बदल देते हैं ओ में या ऊ में, ऊ में बदलेंगे, ऊ विसर्ग का ऊ होकर के ही ओ बनता है, यानी यहाँ पर ए वह में ए और आगे विसर्ग ए प्लस ऊ मिलेगा, ओ बनेगा तो रूप बन जाएगा देवो और ए को बदल लेंगे अवग्रह में, रूप बन जाएगा देवो अर्चन, देवो अर्चनीय, देवो अर्चनीय, देवधन अर्चनीय। बताइए यहाँ तक की बात समझ में आई क्या, आ गई क्या? ओके ठीक है शाबाश। आगे देखते हैं, इसी का एक उपनियम यानी दूसरा नियम है। ये तो बात हुई ए के बाद में अकारांत विसर्ग के बाद में ए आए तो करना है, और यदि विसर्ग के बाद में ए नहीं हो, आकार नहीं आए तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना। ये देखिए यहाँ पर इससे पहले वाला हमने स्टडी में हमने अध्ययन किया, हमने पढ़ा, हमने सीखा, क्या सीखा कि ये वाली स्थिति बनेगी हमारे पास में, तो वहाँ पर ये वाली स्थिति बनती है अह प्लस अह प्लस अह प्लस अह अह प्लस अ, ये रूप बनता है। तो आपको विसर्ग को ओ में बदलना है, ओ करना है, ओ के बाद में जो ए है उसको अवग्रह में बदल देना है। अब बात यह आती है कि यहाँ ए नहीं आए, यहाँ पर ए नहीं हो तो क्या करना है हमें, ए के बाद में यदि वर्ग का, यहाँ तो क्या है वही रूप रहेगा। देखो यहाँ नियम में लिख रखा है यदि पद के अंत में अकारांत विसर्ग आए, क्या आए अकारांत विसर्ग, तो अकारांत विसर्ग है, और उसके बाद में ए नहीं हो, वहाँ ए लिखा हुआ था इससे पहले वाले पूर्व नियम में, लेकिन यहाँ क्या है 3 4 5 वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, यानी तीसरा अक्षर आ जाए, चौथा अक्षर आ जाए या पांचवा अक्षर आ जाए, या फिर य ह य व र ल में से कोई वर्ण आए, यानी 15 अक्षर तो ये हो गए और 5 अक्षर हो गए, यानी 20 अक्षरों में से कोई भी वर्ण आता है तो वहाँ आपको विसर्ग के स्थान पर ओ करना है, अवग्रह नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है दूसरे पद के प्रारंभ में आपको व्यंजन देखना है और उससे पहले वाले में ए देखना था, ठीक है ना। यदि ए आएगा तो उसको अवग्रह में बदलना है। इससे पूर्व वाले नियम में और इसमें डिफरेंस इतना सा है, डिफरेंस समझना है आपको कि वहाँ ये सेम था, वहाँ ए था, ए आएगा तो आपको अवग्रह में बदल देना है, उसको तो ओ में बदलेंगे, लेकिन ए होगा तो अवग्रह में, और ए नहीं है तो आपको उसको ऐसे कैसे ही छोड़ देना है, केवल कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, केवल ओ रूप बनाना है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, बाल धन हस्ती, बाल है धन हस्ती, ये रूप है, ठीक है, बाल धन हस्ती। बालय में क्या है अकारांत, लय में ए के बाद में विसर्ग, यानी रूप यहाँ क्या है ए है और आगे क्या है। तो नियम क्या कह रहा है, यदि पद के अंत में अकारांत विसर्ग हो और उसके बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या है या वह लय में से कोई वर्ण आए तो वहाँ आपको विसर्ग को ओ में बदल देना है।
तो यहाँ रूप बन जाए विसर्ग को कैसे बदलेंगे ओ में, तो यहाँ बालो बन जाएगा और हस्ती, ये प्लस वाला चिन्ह को हटाकर क्या लिख देंगे बालो हस्ती। क्लियर, ओके। उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदाहरण है आपके सामने, ये देखो, दिख रहा है सबको? चलिए, जैसे मैंने आपको नियम समझाया उसी का अकॉर्डिंग है, यानी पहले पद के अंत में अह होगा, उसके बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है ये व र और ल, यानी ये 15 अक्षर तो ये हो गए। 5 वर्ग होते हैं, 5 में से प्रत्येक में 3-3 अक्षर लेने हैं, पहला दूसरा नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी अक्षर हो वर्ग का पहला दूसरे को छोड़ करके, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी क ख ग घ, ये 4-5 वर्ण है, क ख घ ङ, तो उसमें क और ख नहीं आएगा, ग घ और ङ। और उसी प्रकार से च छ में भी वही आपको देखना है, च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब म, ये ठीक है। और आगे आपको ये 5 अक्षर लेने हैं, तो ऐसी स्थिति जहाँ मिलेगी आपको क्या करना है, इस ओ को बदल देना है आपको ओ में, और रूप ऐसे कैसे लिख देना है, जिस प्रकार से शिव धन वंदे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, शिव धन वंदे। शिव में ए है, शिव में क्या है ए, शिव में ए, देखिएगा शिव में क्या लिखा हुआ है, शिव, ये शिव है, शिव में अकारांत विसर्ग आ रहा है, व में ए और आगे विसर्ग, तो अह रूप बन रहा है आगे व, यानी है यह व में से एक वर्ण आ रहा है व, तो इस विसर्ग को बदल देंगे हम किस में, ओ में, और रूप बन जाएगा, विसर्ग को ओ में बदलेंगे तो रूप बनेगा शिवो वंद्यः। इसी प्रकार से राम है धनस्ति, राम है मैं, राम है, राम में अकारांत विसर्ग है और आगे है, तो यहाँ बदल उसको विसर्ग को बदल देंगे ओ में और रूप बन जाएगा रामो हस्ति। इसी प्रकार से बालधन याति, बालधन याति में बालह ल में है अ अकारांत विसर्ग और आगे आ रहा है यह, जैसा हमने नियम पढ़ा वही है, तो बालह है, बालह में अकारांत विसर्ग को ओ में बदलेंगे तो बालो याति रूप बनेगा। अब यहाँ उसमें क्या कर रहे थे हम, यहाँ पर अवग्रह लगा रहे थे, क्या कर रहे थे यहाँ पर अवग्रह लगा रहे थे, लेकिन इसमें अवग्रह नहीं लगेगा, क्योंकि यदि अवग्रह कब करना है, यदि यहाँ पर ए होता तो अवग्रह में बदलते, लेकिन ए है ही नहीं, तो यहाँ पर हम अवग्रह में इसको नहीं बदलेंगे, केवल मात्र ओ करना है इसमें। बुध धन लिखती, बुध धन लिखती, बुध में आकारांत विसर्ग और आगे क्या है ल, ली में ल, तो अकारांत विसर्ग को बदल देंगे किसमें ओ में, बुधो रूप बन जाएगा और लिखती ऐसे कैसे लिख देंगे बुधो लिखती। बाल धन रोती, अकारांत विसर्ग, विसर्ग के बाद में र आ रहा है ये वह र आ रहा है, तो विसर्ग को बदल देंगे ओ में और रूप बन जाएगा बालो रौती। नमः धन नमः, नमः में क्या है विसर्ग है, आगे न है यानी वर्ग का पंचम अक्षर है। वर्ग ये तो नियम में क्या पढ़ा है हमने, नियम में क्या सीखा है हमने कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो पांचवा वर्ण आ रहा है न और यहाँ पर अकारांत विसर्ग है, तो नियम कौन सा लग रहा है उत्तु संधि का, उत्तु संधि में ओ बना देंगे, विसर्ग को बदल देंगे ओ में और रूप बन जाएगा रामो नमो नमः। नमः धन नमः, नमो नमः। क्षीण भवती, अगला एग्जाम्पल है क्षीण भवती, यानी क्षीण में अकारांत विसर्ग और आगे वृक्क का चौथा अक्षर भय और रूप बन जाएगा, विसर्ग को बदलने पर क्षीणो भवती, विसर्ग को बदलेंगे ओ में और रूप बनेगा क्षीणो भवती। यशधन दा, यशधन दा, यश में विसर्ग, विसर्ग के बाद में द तीसरा अक्षर आ रहा है तो रूप बनेगा यशोदा। मन धनजय, मन में विसर्ग है, अकारांत विसर्ग है और आगे तीसरा अक्षर है जय, च वर्ग का जय, रूप बन जाएगा मनोजह। क्या रूप बन जाएगा मनोजह, ठीक है। मन धन रथ, मन धन रथ, मन है पहला पद, दूसरा पद रथ है, पहले पद के अंत में अकारांत विसर्ग, दूसरे पद में र होने के कारण विसर्ग को बदल देंगे ओ में और रूप बन जाएगा मनोरथ। क्या रूप बन जाएगा मनोरथ है। घट धन अस्ति, घट धन नास्ति, घट धन नास्ति, घट में अकारांत विसर्ग, आगे पंचम अक्षर न, वर्ग का पांचवा अक्षर न होने के कारण यहाँ पर विसर्ग को बदलेंगे ओ में और रूप बनेगा घटो नास्ति। क्या रूप बन जाएगा घटो नास्ति। देखिए आगे बहुत सारे एग्जाम्पल, यदि आप इसको एक बार समझ लेंगे और नियम को ध्यान में रखेंगे और फिर यदि इनको आप लिख करके आप प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बहुत ही आसान संधि होगी सबसे, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और परीक्षा में आने पर आप इसको अच्छे से जवाब दे सकते हैं इसका। आगे देखते हैं नमः नमः हो गया था, नमो नमः। यहाँ पर राम है धन जयती और
यहाँ रामे में अकारांत विसर्ग और आगे है वर्ग का तीसरा अक्षर जय, तो विसर्ग को बदलेंगे ओ में और रामो जयति। मनय धन हरय, मनय में है अकारांत विसर्ग, आगे है और रूप बनेगा मनोहरः। इसी प्रकार से यहाँ देखिए घटे नास्ते हो गए सूर्य धन भवती, सूर्य में अकारांत विसर्ग, आगे वर्ग का चौथा अक्षर, रूप बनेगा सूर्यो भाति। नृपय धन दास्यसी दास्यति, नृपः में अकारांत विसर्ग, पै में अ के बाद में विसर्ग तो अह और आगे दास्यति में द, वर्ग का तीसरा अक्षर होने के कारण यहाँ रूप बदल देंगे नृपो दास्यति। लक्ष्मण मूर्छतः, लक्ष्मण रूप है, यहाँ मैं है वर्ग का पांचवा अक्षर और ण में अह, विसर्ग को जो ण है विसर्ग है, विसर्ग को बदल देंगे ओ में और रूप बन जाएगा लक्ष्मणो मूर्छितः है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नियम अच्छे से नियम और उदाहरण समझ में आए होंगे और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए दोनों नियमों में क्या अंतर है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार। दोनों में अंतर क्या है, अंतर ज़्यादा नहीं है, आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, जो पहला नियम था उसमें क्या था, ए प्लस ए आएगा, तो आपको इसको बदलना है, दोनों को ओ में बदलना है और ये अवग्रह लगाना है, ये वाली स्थिति बनेगी। तो यदि ये वाली स्थिति आपके सामने नहीं बनती है तो इसके अलावा दूसरी स्थिति उत्तर संधि में दूसरी स्थिति बनेगी, ये ए प्लस यहाँ पर 3 4 5 या है य व र ल, इनमें से कोई वर्ण आएगा तो आपको इसको बदलना है, इस विसर्ग को बदलना है ओ, और कोई परिवर्तन आपको यहाँ पर नहीं करना है। ये बातें आपको विशेषकर ध्यान में रखनी है। केवल इतना ही है, इस संधि में कुछ भी नहीं है। अकारांत विसर्ग आ जाए, इसको इस तरह से समझिए आप, अकारांत विसर्ग आए और विसर्ग के बाद में ए आए तो अकारांत विसर्ग को ओ में बदल करके ए है तो ए को अवग्रह में बदल देंगे, और यदि अकारांत विसर्ग है आगे यदि व्यंजन है तो आपको वहां पर क्या करना है, केवल विसर्ग को ओ में ही बदलना है और कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। फिर भी यदि आपके सामने कोई समस्या आती है इस टॉपिक से संबंधित तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। 9950858879 जो नंबर हैं उस पर आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। जो भी समस्या है उसका मैं समाधान आपके लिए अवश्य करूँगा। ठीक है, अब आज से आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, तो आप बार बार क्लास को देखें। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखें, 3 बार देखें। मैं कहता हूं कि बार बार देखने से आपको समझ में आएगा। हिंदी में एक दोहा भी आता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी कहने का तात्पर्य है कि अभ्यास करने पर, प्रयास करने पर, बार बार उसको बारंबार उसको दोहराने पर हमें जो चीज़ नहीं आती है वो भी हमारे लिए आसान हो जाती है। जिस प्रकार से एक रस्सी कुएं पर जो पत्थर होता है लगा होता है, कुएं में बार बार आती जाती है तो वो पत्थर को भी काट सकती है। एक कोमल एक मुलायम रस्सी, तो हम तो क्या चीज़ें हैं, वो रस्सी जब पत्थर को काट सकते हैं तो हमारे सामने तो हम तो एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं, हम तो इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आप लिखना हो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप रोक करके लिख सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं बार बार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई क्लास के साथ में। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं विसर्ग संधि का तीसरा भाग। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।